हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल स्मॉल लर्निंग पॉइंट। एक बार फिर से आप सभी का अपने चैनल स्मॉल लर्निंग पॉइंट में स्वागत है। आपका टॉपिक चल रहा था मोर काल, ठीक है। तो मोर काल से हम क्वेश्चन देख रहे थे। आपको ये भी बता दें, ये टॉपिक एग्जाम के पॉइंट भी आपसे बहुत इंपॉर्टेंट है। इस टॉपिक से जितने भी क्वेश्चन जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जामों में बार बार पूछे गए हैं, वो सारे क्वेश्चनों का आपको यहाँ प्रैक्टिस सेट प्रोवाइड करा रहे हैं। देखिए, प्रैक्टिस तो होता ही है, साथ में ये क्वेश्चन ऐसे क्वेश्चन हैं जो कि काफ़ी बार एग्जाम में देखने को मिल जाते हैं। अगर आप इस टॉपिक के मैंने जितने क्वेश्चन बताए हैं, आप अगर अच्छे से कंठस्थ कर लेते हैं तो इस टॉपिक से कोई भी क्वेश्चन आ जाता है तो आप लोग से छूटने को नहीं होगा, मतलब आप लोग से नहीं छूट सकता है वो क्वेश्चन। तो इससे पहले मैंने 1-2 क्लास में करवा दिया था प्रैक्टिस। आज इस क्लास में आप लोग का ये टॉपिक समाप्त होने वाला है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, लेट्स गो। देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन है, किसने पाटलिपुत्र को पोलीब्रोथा कहा? ठीक है, तो आपको पता होगा मेगास्थनीज ने इसे पोलीब्रोथा कहा था। यहाँ देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा है मोर काल में एग्रोनोमाई किसे कहा जाता था? तो देखिए, सड़क निर्माण अधिकारी को एग्रोनोमाई कहा जाता था। किसे? सड़क निर्माण जो करता था उसे ही एग्रोनोमाई कहा जाता था। अगला प्रश्न है कि मोर काल में गुप्तचरों को क्या कहा जाता था? तो गूढ़ पुरुष कहा जाता था। क्या कहा जाता था? गूढ़ पुरुष कहा जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस श्रीलंकाई शासक ने अपने आप को मोर सम्राट अशोक के आदर्शों के अनुरूप ढालने की कोशिश की? ठीक है, वीरसिंह नहीं। यहाँ आपका जो राइट ऑप्शन देखने को मिलेगा वो सी होगा, तिस। ठीक है, तिस हो जाएगा। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस जैन ग्रंथों में चंद्रगुप्त मौर्य के जैन धर्म अपनाने का उल्लेख मिलता है? तो देखिए, यहाँ पूर्व होगा नहीं, तो यहाँ देखिए परिशिष्ट परवन होगा। ठीक है, तो बी ऑप्शन देखने को यहाँ राइट मिल रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस महीने से मौर्य का राजकीय क्या कहे है राजकोषीय वर्ष आरंभ होता है? ठीक है, फाल्गुनी नहीं, आषाढ़ जो कि जुलाई को माना जाता है, उसी समय से यहाँ मौर्यों का राजकोषीय वर्ष आरंभ होता था। ठीक है, आषाढ़ जुलाई के महीने में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किन किन दक्षिण भारतीय जातियों का उल्लेख अशोक के शिलालेख में किया गया है? जैसा कि चोल है, पल्लव है, पांड है, सतीपुर है, फिर है केरलपुर है, पुत्र है, विष्णुगुंड है। तो कह रहा है कि किन किन दक्षिण भारतीय जातियों का उल्लेख अशोक के शिलालेख में किया गया है। अब इसमें बताना क्या चोल है, क्या पांडव, कौन कौन से हैं? तो यहाँ आपका पहला हो जाएगा चोल, तीसरा हो जाएगा पांड, और चौथा हो जाएगा सतीपुत्र, और पांचवा हो जाएगा यहाँ केरलपुत्र। इन तीनों का चारों का उल्लेख किया गया है इसके अशोक के शिलालेख में। अगला प्रश्न यहाँ आपको एग्जाम में देखने को मिला था कि अशोक के बारे में जानने के लिए महत्वपूर्ण स्रोत हैं। आहत मुद्रा, शिलालेख, यूनानी लेख, बौद्ध साहित्य। आपको बता दें, उसके शिलालेखों से हमें महत्वपूर्ण स्रोत मिलते हैं। अशोक के बारे में जानने के लिए महत्वपूर्ण स्रोत उसके शिलालेख थे। अगला प्रश्न है कि अशोक के काल में कौन सी लिपि दक्षिण भारत में प्रवर्तित हुई थी? ऑप्शन है ब्राह्मी। जी हाँ, अशोक के काल में कौन सी लिपि दक्षिण भारत में प्रवर्तित हुई थी? तो ब्राह्मी हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है कि अशोक का अभिलेख भारतीय उपमहाद्वीप के बाहर भी पाया गया। निम्नलिखित में से किस देश में यह पाया गया? अफगानिस्तान में पाया गया था। कहाँ? अफगानिस्तान में। अगला क्वेश्चन देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अत्यंत पालिश किए गए एक अशोक स्तंभ जिस पांडुरंजित वल्कोकाश के एकल टुकड़े में दक्षिण किए गए उस साधारण कहाँ की खदानों में निकाला गया? ठीक, तो इसे मिर्जापुर के समीप चुनार में निकाला गया था। ठीक है, अगला प्रश्न है, भारतीय लिखने की कला नहीं जानते थे। यह जो है यह किसकी उक्ति है? क्या कौटिल्य की है? नहीं, यह जो है यह आपके मेगास्थनीज ने कहा था। जब चंद्रगुप्त के उसमें था तब उसने कहा था कि भारतीय लिखने की कला नहीं जानते हैं। किसने कहा था? मेगास्थनीज जी ने कहा था। अगला प्रश्न है, किस मौर्य सम्राट ने एक विदेशी राजा सीरिया के एंटियोकस फर्स्ट से अंजीर, शराब और दार्शनिक को भारत भेजने का आग्रह किया था? तो वो कौन सा मौर्य सम्राट था जिसने राजा सीरिया के एंटियोकस से जैसे अंजीर, शराब और दार्शनिक को भेजने का आग्रह किया था? कौन था? तो वह बिंदुसार था। ठीक है, बिंदुसार बहुत ही खराब था, वो इसी शराब जुआड़ी में फंसा रहता था। तो यहाँ देखिए, इसलिए उसका साम्राज्य भी जल्दी से नष्ट हुआ। नेक्स्ट लोग, उसके आने वाले लोगों ने अधिकार किया। तो यही जो था बिंदुसार मौर्य सम्राट
सम्राट का था और इसने ही राजा सीरिया के एंटियोकस से अंजीर और शराब दार्शनिक भेजने को आग्रह किया था, ठीक है, बिंदुसार। अगला प्रश्न है, अशोक के द्वारा कलिंग पर चढ़ाई की जानकारी के लिए कौन सबसे महत्वपूर्ण स्रोत है? यहाँ कह रहा महावंश नहीं, देवादान नहीं, इसका जो 13वां शिलालेख है विरहत शिलालेख, इससे आपको मिलती है महत्वपूर्ण स्रोत। तो प्रश्न था अशोक द्वारा कलिंग पर चढ़ाई की जानकारी के लिए कौन सबसे महत्वपूर्ण स्रोत है? तो 13वां विरहत शिलालेख है और इसे 13वां विरहत शिलालेख को सबसे बड़ा शिलालेख अशोक का माना जाता है। तो ये आप दो बातों को नहीं भूलेंगे। कभी कभी सबसे बड़ा शिलालेख पूछा जाता है कौन सा, तो आप लोग कहेंगे 13वां विरहत शिलालेख। अगला प्रश्न है, बिंदुसार की जो मृत्यु है के समय अशोक एवं प्रांत का गवर्नर था? तो जिस समय बिंदुसार की मृत्यु हुई उस समय जो अशोक था एक प्रांत का गवर्नर था, उस प्रांत की पहचान करें। जैसे यहाँ उज्जैन दिया गया है तो उज्जैन का ही ये क्या था, गवर्नर था बिंदुसार की मृत्यु के समय, ठीक है। अगला प्रश्न देखें। अगला प्रश्न देखने को मिला था कि किस शिलालेख में अशोक ने घोषणा की है कि सभी मनुष्य मेरे बच्चे हैं, ठीक है। तो आपको बता दें पृथक कलिंग शिलालेख में इसने कहा था कि सभी मनुष्य मेरे बच्चे हैं, पृथक कलिंग शिलालेख में। तो आपका क्या हो जाएगा, पृथक कलिंग शिलालेख। अगला प्रश्न है, कौन सी घोषणा युद्ध और अहिंसा के प्रति अशोक के आंतरिक दुख को स्पष्ट करता है? गिरनार शिलालेख, मनसेरा शिलालेख, 5वां विरहत शिलालेख कि कलिंग का पृथक शिलालेख, ठीक है। तो आपका यहाँ ना ही गिरनार होगा, ना ही मनसेरा होगा, ना ही 5वां विरहत शिलालेख होगा, यहाँ होगा कलिंग का जो पृथक शिलालेख है उससे इसके हिंसा के प्रति अशोक के आंतरिक दुख को स्पष्ट करता है कलिंग विरहत पृथक शिलालेख। अगला प्रश्न है, किस शिलालेख में अशोक की यह घोषणा अंकित है, किसी भी समय चाहे मैं खाता हूँ या रानी के साथ विश्राम करता रहूँ या मैं अपने अंतःशाला में रहूँ, मैं जहाँ भी रहूँ मेरे महामात्र मुझे सार्वजनिक कार्य के लिए संपर्क कर सकते हैं। तो किस शिलालेख में अशोक की यह घोषणा है? यहाँ कह रहा 2वें शिलालेख नहीं, 4वें शिलालेख नहीं, 5वें शिलालेख नहीं, ये 6वें शिलालेख में इसने ऐसा बात कहा था कि किसी भी समय चाहे मैं खाता हूँ, रानी के साथ हूँ, विश्राम करता हूँ, अपने अंतःशाला में रहूँ, चाहे भी रहूँ, जहाँ भी रहूँ, मेरे अमात्य मुझसे संपर्क कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ आपका 6वां शिलालेख हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखने को मिला था कि निम्नलिखित में से कौन अवरोही क्रम में जिला स्तर के अधिकारियों का नाम बताता है, ठीक है। जैसे प्रादेशिक राजयोगयुक्ति नहीं, राजयोगयुक्ति कौन सा? तो यहाँ आपका जो होगा वो ए होगा, बी नहीं होगा, ना ही सी होगा, ना ही डी होगा, आपका होगा प्रादेशिक, फिर राजुक, फिर युक्त। नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन है, विशिष्ट है, तो विशिष्ट क्या है? वैवाहिक अनुष्ठान नहीं, बेगारी। तो जो विशिष्ट है वो बेगारी होता है। प्रांत, जिला और वैवाहिक अनुष्ठान ये सब एक है, पर यहाँ विशिष्ट विशेष पूछा था तो बेगारी आपका हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। यहाँ देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोरकाल में सीता से तात्पर्य क्या था? तो आपको बता दें राजकीय भूमि से प्राप्त आय को सीता कहा जाता था। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में मोरकाल का सबसे अच्छा नमूना कौन है? स्तंभ, स्तूप, गुफा, निर्माण क्षेत्र, ठीक है। तो स्तंभ यहाँ के सबसे अच्छा नमूना मोरकाल का माना जाता है। अगला प्रश्न है, कहाँ से प्राप्त अभिलेखों से मोरकाल में अकाल, सूखा जैसे देवी प्रकोप के समय राज्य द्वारा राहत कार्य किए जाने का विवरण मिलता है? तो यहाँ महास्थान बांग्लादेश, शोहगोरा जो है उत्तर प्रदेश। तो कहाँ से प्राप्त अभिलेखों से मोरकाल में अकाल, सूखा जैसे देवी प्रकोप के समय राज्य द्वारा राहत कार्य किए जाने का विवरण मिलता? तो ये महास्थान बांग्लादेश, सोहगोरा उत्तर प्रदेश, ठीक है। अगला प्रश्न है, अशोक ने श्रीलंका में बौद्ध धर्म का प्रचार हेतु किसे भेजा था? तो देखिए वो अपने पुत्र पुत्री को भेजा था, महेंद्र और संघमित्रा को। तो ए और बी दोनों राइट होगा। अगला प्रश्न है, अशोक के मनसेरा जो कि पाकिस्तान एवं शहबाजगढ़ी जो पाकिस्तान से प्राप्त विरहत शिलालेख से किस लिपि का प्रयोग किया गया था वहाँ के शिलालेखों में? यहाँ है खरोष्टी। जी हाँ, अशोक के जो मनसेरा और शहबाजगढ़ी से प्राप्त जो विरहत शिलालेख हैं उसमें खरोष्टी लिपि का यूज़ किया गया था। अगला प्रश्न देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कहाँ से अशोक के द्विभाषाई अभिलेख प्राप्त हुए? ठीक है,
तो द्विभाषाई शार ए कूना कंधार से। कहाँ? शार ए कूना कंधार से। अगला प्रश्न है, कौटिल्य द्वारा रचित अर्थशास्त्र कितने अधिकरणों में विभाजित था? यहाँ कह रहा है 11, नहीं 12, बिल्कुल नहीं, यहाँ राइट होगा 15। देखिए कौटिल्य के द्वारा जो रचित अर्थशास्त्र था उस कितने अधिकरणों में विभाजित था? तो 15। और एक क्वेश्चन याद रखेंगे, अर्थशास्त्र किसने लिखा है? तो कौटिल्य ने लिखा है। कितने अधिकरण में विभाजित था? तो 15। अगला प्रश्न, अर्थशास्त्र में उल्लेखित सप्तांग में सम्मिलित थे। ठीक है, तो क्या सम्मिलित था? राजा, क्षेत्र, प्रशासन एवं कोश। ठीक है, क्या सप्तांग में सम्मिलित था? राजा, क्षेत्र, प्रशासन एवं कोश। बिल्कुल नहीं भूलेंगे आप लोग। अगला प्रश्न है, अशोक का जो समकालीन तुरमय है वो कहाँ का राजा था? मिस्र का था। ठीक है, अशोक का समकालीन तुरमय कहाँ का राजा था? मिस्र का था। अगला प्रश्न है, किसके शासनकाल में डिमेकस भारत आया था? तो डायमेकस किसके शासनकाल में आया था? आप लोग बताएंगे तो आपको पता होगा, यह बिंदुसार के शासनकाल में डायमेकस भारत आया था। ठीक है, बिंदुसार हो जाएगा। तो बिंदुसार भी मौर्य काल का ही था, बट ये पूछ रहा है कि किसका शासनकाल उस समय चल रहा था जब डायमेकस भारत आया था? तो आपको पता होगा कि बिंदुसार उस समय उसका शासनकाल था। अगला नेक्स्ट प्रश्न है, यहाँ देखिए, निम्नलिखित अभिलेखों में से किसमें अशोक का नाम उल्लेख हुआ है? ठीक है, अशोक का नाम उल्लेख हुआ है। यहाँ कह रहे हैं गुर्जरा में। जी हाँ, गुर्जरा में अशोक का नाम उल्लेख हुआ है। तो निम्नलिखित अभिलेखों में से किसमें अशोक का नाम उल्लेख हुआ है? गुर्जरा में। तो इस तरीके से आपका ये टॉपिक आपका यहाँ समाप्त हो रहा है। तो मौर्य काल का ये टॉपिक समाप्त हो गया है। इसका मैंने 1, 2, 3 और ये 4वां क्लास था। मैंने ये सारे जितने भी क्वेश्चन इस टॉपिक के जितने भी बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट थे एंड जो एग्ज़ाम में बार बार देखने को मिले हैं, सारा मैंने आपको टॉपिक में सारे क्वेश्चन को मैंने कवर किया है। अब नेक्स्ट वीडियो में इसके अगला वाला जो टॉपिक होगा, जैसे हम लोग पढ़ रहे थे मौर्य काल, अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक में पढ़ेंगे मरणोत्तर काल। तो इसके बाद में जो यानी कि मौर्य काल के बाद में जो लोग आते हैं उसे मरणोत्तर काल कहते हैं। तो अब मौर्य काल आपका समाप्त हो गया। इस टॉपिक से कोई भी क्वेश्चन आपसे एग्जाम में छूटने वाला नहीं है। नेक्स्ट टॉपिक है आपका मरणोत्तर काल। तो ठीक है, चलिए हम नेक्स्ट वीडियो में फिर से मिलते हैं। आपका न्यू टॉपिक है मरणोत्तर काल। तो पढ़कर आप लोग अच्छे से बुक आइएगा, यहाँ प्रैक्टिस करेंगे और साथ में क्वेश्चन वही रहेंगे जो कि एग्जाम में काफ़ी एग्जाम के पॉइंट भी आपसे इंपॉर्टेंट होते हैं। तो दे मुझे इजाज़त। हाँ, हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करना ना भूलें और जल्दी से चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस कर लें। थैंक फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।